जब आपके घर के बच्चे कावड़ लेने जाएंगे तो संविधान बचेगा कैसे? खुलेआम सरकारी संरक्षण में कथावाचक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो वो जेल में क्यों नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सारे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या देश की पुलिस संविधान तोड़ने वालों को सुरक्षा देने के लिए बनी है? या देश की पुलिस संविधान की सुरक्षा करने के लिए, सबके मान सम्मान की सुरक्षा करने के लिए और इस संविधान की रक्षा करने के लिए बनी है? लेकिन मैं ऐसे लोगों को और उनके संरक्षण करने वाले नेताओं को, उन सरकारों को चेता देना चाहता हूं, आप जितनी मर्जी वीडियो बना के चला लेना, जितने मर्जी उत्पीड़न कर लेना, लेकिन हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम मिटा देंगे ऐसे लोगों को जो संविधान को मिटाने का ख्वाब देखते हैं। जब देश की सरकार ही संविधान बदलने की साजिश कर रही हो, जब देश की सरकार ही खुद हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर ये बोल बोल के लोगों में नफरत पैदा कर रही हो, तो देश बचेगा कैसे? देश का संविधान बचेगा कैसे? क्रांतिकारी अंबेडकरवादी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। आज हम लोग संविधान जागरूकता सप्ताह, संविधान जागरूकता महासम्मेलन मना रहे हैं, तो संविधान का वितरण भी किया। ये संविधान है क्या? इस इतने मोटे संविधान को आम आदमी नहीं पढ़ेगा और उसकी भाषा उसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसने संविधान की इस प्रस्तावना को पढ़ लिया, वो समझ लो वो संविधान को जान गया। आजकल आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों में कई प्रकार के नए नए कथावाचक आ गए। एक तरफ हम लोग संविधान जागरूकता महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन खुलेआम बड़े बड़े पंडालों में वो कथावाचक कथा करते हुए कहते हैं संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के गृह मंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जो कथावाचक खुलेआम संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या यह संविधान का विरोध नहीं है? क्या ये देश का विरोध नहीं है? भारत विविधताओं का देश है। भारत के अंदर अनेकों धर्म, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों भाषा और हजारों जाति के लोग रहते हैं। जब हम भारत के संविधान को, प्रस्तावना को पढ़ते हैं और ऐसे कथावाचकों की कथा को सुनते हैं, तो समझ आता है कि वो कथावाचक सीधे सीधे भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं, वो सीधे सीधे भारत की अस्मिता पर हमला कर रहे हैं। और उनकी कथा जहां होती है उसकी सुरक्षा पुलिस करती है। मैं पूछना चाहता हूं देशद्रोहियों की सुरक्षा पुलिस क्यों करती है? जो लोग देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जो एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं देश के न्यायालयों के जजेज, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री जब वो अपने पद की शपथ लेते हैं तो उस शपथ में यह भी होता है कि मैं भारत की संविधान की गरिमा को बरकरार रखूंगा, मैं बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से न्याय प्रदान करूंगा, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करूंगा। तो जो आज हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, इसको केवल पढ़ना नहीं है, इसको समझना भी है। यह प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग
हम भारत के लोग का मतलब भारत में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्म के, सभी संस्कृतियों के, सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग। हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? हम भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, मैं यही रोकता हूं, मतलब सबको प्रतिष्ठा, सबकी बरकरार रहे, सबको समान अवसर मिले। लेकिन क्या यह हो पा रहा है? खुलेआम सरकारी संरक्षण में, खुलेआम सरकारी संरक्षण में कथावाचक संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो वो जेल में क्यों नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और सारे मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? जब कथावाचक खुलेआम संविधान को बदलने की बात कर रहा है, फिर वो जेल में क्यों नहीं है और उसकी सुरक्षा पुलिस क्यों कर रही है? क्या देश की पुलिस संविधान तोड़ने वालों को सुरक्षा देने के लिए बनी है, या देश की पुलिस संविधान की सुरक्षा करने के लिए, सबके मान सम्मान की सुरक्षा करने के लिए और इस संविधान की रक्षा करने के लिए बनी है? इस अंतर को समझना पड़ेगा। कुछ लोग, सत्ताधारी पार्टी के जुड़े हुए लोग, खुलेआम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के मुंह पे मूत रहे, खुलेआम उनसे थूक चटवा रहे, खुलेआम उनसे चप्पल चटवा रहे, उनसे दंड बैठक लगवा रहे, उनका मुंडन कर रहे, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्याएं कर रहे और विरोध करने पे उनके घरों को जला रहे। ऐसे में पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और देश के न्यायालय, देश का पुलिस, देश की कानून व्यवस्था कहां है? केवल ऐसे भाषण देने से काम चलेगा क्या? अरे संविधान की जागरूकता बनेगी कैसे जब आपके संविधान के ऊपर चर्चा करने वाली सभाओं में हम केवल पुरुष आते हैं, केवल पुरुष आते हैं, और वो भी अपने बच्चों को और पत्नी को साथ लेकर नहीं आते। हम लोग पुरुष लोग संविधान के ऊपर चर्चा करते हैं, समाज के ऊपर होने वाले जुर्म जाति पर चर्चा करते हैं, और हमारे मोहल्ले में कथावाचक आता है, हमारी पत्नी और बच्चे उस कथा को सुनने जाते हैं और वहां कथा में वो संविधान बदलने की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की कत्ल करने की बात करता है, लोगों में नफरत फैलाता है, और हम यहाँ संविधान बचाने की और मानवता की बात करते हैं, समता की, स्वतंत्रता की, बंधुता की, न्याय की बात करते हैं। तो आपके बच्चे ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, आपकी बेटी ने, आपकी माँ ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात को नहीं सुना। वो कथावाचकों के पास जाके वो नफरत कैसे फैला रहे हैं, समाज को बांटने की साजिश कैसे कर रहे हैं, अंधविश्वास, पाखंडवाद में डालकर हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में कैसे डाल रहे हैं। अनजाने में हम अपनी पत्नी और बच्चों को घर छोड़ देते हैं और वो उन कथावाचकों की कथा सुनकर आपके बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर 15 दिन के लिए वो कावड़ लेने जाते हैं। अपनी पढ़ाई छोड़कर आपके मजदूर लोग अपनी नौकरी छोड़कर 15 दिन के लिए 10-15 हजार रुपए खर्च करके कर्ज लेकर वो लोग कावड़ लेने जा रहे हैं। जब आपके घर के बच्चे कावड़ लेने जाएंगे तो संविधान बचेगा कैसे? संविधान केवल बात करने से बचने वाला नहीं है। मेहनत कश लोग जो 18-18 घंटे काम करते हैं उनको भरपेट खाना नहीं मिलता। जो लोग एसी दफ्तरों में बैठते हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं, अधिकारी हैं, उनके बच्चे तो कावड़ लेने नहीं जाते। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनके बच्चे IAS IPS बनने की कोचिंग ले रहे होते हैं, और आपके बच्चे धर्म की रक्षा का ठेका लेते हैं। तो समाज किसका बनेगा? किसका समाज मजबूत होगा? समाज उसका मजबूत होगा जिसके बच्चे पढ़ेंगे। समाज उसका मजबूत होगा जिसके बच्चे व्यापार में अपना मन लगाएंगे। समाज उसका मजबूत होगा जो एकजुट होकर अपने समाज को जागरूक करेंगे। हम लोग तो अपनी बहन बेटियों को जागरूक करते नहीं है, अपने बच्चों को जागरूक करते नहीं है, और ऐसे केवल मंचों पे भाषण सोच के हम लगा के भाषण देने के बाद सोचते हैं समाज जागरूक हो गया, हम चीजों को बदल देंगे, देश के संविधान को बचा लेंगे। जब देश की सरकार ही संविधान बदलने की साजिश कर रही हो, जब देश की
सरकार ही खुद हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर, ये बोल बोल के लोगों में नफरत पैदा कर रही हो, तो देश बचेगा कैसे? देश का संविधान बचेगा कैसे? मैं कहना चाहता हूं, देश का संविधान बचाना है तो अपने बीवी को, अपने बच्चों को अंधकार के रास्ते से बाहर निकालो। उन्हें कथावाचकों के पास कथा सुनने मत जाने दो, उनको आप कावड़ लेने के लिए मत जाने दो। अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, अपने बच्चों को कॉलेज में भेजो, अपने बच्चे के व्यापार के बारे में उसको समझाओ, अपने बच्चों को नौकरी की तैयारी करवाओ, अपने बच्चों को अंधकार, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर निकालकर जो बाबा साहब ने दिया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अपने बच्चों को सही और झूठ का एहसास करा दो, अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का मार्गदर्शन करा दो। आपके बच्चे को जब अच्छे और बुरे में अंतर करना आ जाएगा तो वो संविधान बचा लेगा, वो संविधान के रास्ते पे चलेगा। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो देश का प्रजातंत्र बचेगा, संविधान बचेगा तो देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की इज्जत आबरू बचेगी। ये लोग जो मुंह पे मूत रहे हैं, जो थूक चटवा रहे हैं, जो चप्पल चटवा रहे हैं और उसकी वीडियो बनाकर वो वीडियो क्यों डालते हैं, कभी सोचा आप लोगों ने? अरे वो ये वीडियो जानबूझकर बनाकर चलाते हैं ताकि आपके अंदर डर पैदा हो जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को और उनके संरक्षण करने वाले नेताओं को, उन सरकारों को चेता देना चाहता हूं, आप जितनी मर्जी वीडियो बना के चला लेना, जितने मर्जी उत्पीड़न कर लेना, लेकिन हम ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं। हम मिटा देंगे ऐसे लोगों को जो संविधान को मिटाने का ख्वाब देखते हैं। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संत गुरु रविदास को मानने वाले लोग हैं, हम समता पसंद, न्याय पसंद लोग हैं, हम मानवता को मानने वाले लोग हैं। आप हमें डराने की अब सोचना मत, वरना नींद में भी आपको डरावने सपने आएंगे, नींद में भी आपको हमारे भाषण सुनने को मिलेंगे और हम लोग अपने समाज को इतना मजबूत कर देंगे, अपने समाज को इतना ताकतवर बना देंगे, क्योंकि हम जानते हैं हम 88% हैं, 88% लोग राज करेंगे। क्योंकि जैसा अभी राजकुमार सैनी जी कह रहे थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, पहली पीढ़ी हमारी मारी जाएगी न्याय के लिए लड़ते हुए, दूसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी न्याय के लिए लड़ते हुए हुक्मरान बनेगी। मारे जाने वाली पीढ़ी का दौर खत्म हो गया, जेल जाने वाली पीढ़ी का दौर चल रहा है। आने वाले 2-3 साल बाद आप हुक्मरान बनेंगे। अब आप राज करने की स्थिति में आने वाले हैं, अपने ऊपर भरोसा तो करो। अरे अपने ऊपर, अपने वोट के ऊपर भरोसा करो, क्योंकि तुम्हें वोट की कीमत का एहसास नहीं है। जब देश का संविधान लिखा जा रहा था, देश आजाद होने वाला था, संविधान सभा के सामने ये प्रश्न आया कि अब सरकारें अपनी सरकार, हमारी जनता सरकार चुनेगी, अंग्रेज जाने वाले हैं, तो वोट देने का अधिकार किसको मिलना चाहिए। जब इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य केवल वोट देने का अधिकार ग्रेजुएट को देना चाहते थे। कुछ संविधान सभा के सदस्य वोट का अधिकार इनकम टैक्स पेई को देना चाहते थे, कुछ बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। यानी कुल मिला के संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य केवल 5% लोगों को वोट का अधिकार देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सोचा, इस वर्णवादी मनवादी व्यवस्था में हमारे लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों के संपत्ति रखने पर बंदिश थी। तो फिर हमारे लोग ना ग्रेजुएट बन पाए, ना व्यापारी बन पाए, ना इनकम टैक्स पेई बन पाए। तो इसका मतलब ये संविधान सभा के सदस्य देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को और महिलाओं को वोट का अधिकार देना नहीं चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने बुद्धि और विवेक से, अपने तर्क से पूरी संविधान सभा को यह बात मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में वोट देने का अधिकार केवल इनकम टैक्स पेई को नहीं, केवल ग्रेजुएट को नहीं, केवल बड़े व्यापारियों को नहीं, केवल पूंजीपतियों को नहीं, बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को वोट का अधिकार समान रूप से मिलेगा और हर आदमी की एक वोट होगी और हर व्यक्ति की वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन हमने गलती क्या की, हमने अपनी इस वोट की कीमत को समझा नहीं कि कितनी मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया। हमने अपनी कीमत को नहीं समझा वोट की, हमने अपनी वोटों को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-5 किलो अनाज में हमने अपनी वोट को बेच दिया। और हम ये भूल गए कि वो लोग जो हमारी वोट को खरीदते हैं, जिन लोगों के पैसे से वो हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं लोगों के हाथों वो हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। यही कारण है
कि हम लोग 88% होने के बावजूद 12% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और वो लोग, उन्होंने सत्ता में आने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, उन्होंने पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आपके बच्चे फिर से पढ़ाई से दूर हो जाएं। आपके बच्चे नौकरी में आ जाया करते थे रिजर्वेशन से, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लाकर सारे सरकारी संस्थान बेचकर आपके आने वाले बच्चों से नौकरियां भी छीन ली, और पैसा व्यापार करने के लिए आपके पास है नहीं। इसलिए हमें बहुत सूझबूझ से, अकल से, बुद्धि से, विवेक से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मार्गदर्शन में सोच विचार कर एकजुट होकर संविधान बचाने की लड़ाई को भी लड़ना होगा, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने की भी लड़ाई को लड़ना होगा। और हम लोग ईमानदारी के साथ अगर एकजुट हो जाएं, अगर हम ये समझ लें कि जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जिसने जाति बनाई वही देश पे, सत्ता पे काबिज है, संसाधनों पे काबिज है। और जब तक जाति रहेगी तब तक जाति की वजह से उत्पीड़न रहेगा। जब जाति ही उत्पीड़न का कारण है तो हम जातियों को खत्म क्यों नहीं करते? इसलिए हमने मिशन जय भीम के माध्यम से नारा दिया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, और एक ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें सब लोग समान हो, सबके लिए समान अवसर हो, सब में भाईचारा हो, नफरत के लिए कोई स्थान ना हो। तो हम लोग इस कारवां को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और ऐसे नेताओं के मनसूबों को, ऐसे लोगों के मनसूबों को साकार नहीं होने देंगे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, जो देश के प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं, जो देश के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं। वो ये ख्वाब देखने छोड़ दें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इतने कमजोर नहीं कि तुम्हें जीतने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।